हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो बदनाम गलियाँ भाग 11। विजय के जाने के बाद पार्वती काफ़ी देर तक घर का मुआयना करती रही। फिर नहाकर तैयार हुई और कुछ देर आराम करने के इरादे से बिस्तर पर जाकर लेट गई। शांत माहौल और नरम गद्दों पर थकान से भरी पार्वती कब नींद के आगोश में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 10 बजे हुए थे। घर की घंटी कई बार जोर जोर से बजी। तब जाकर पार्वती की आंख खुली। हे भगवान, मैं कितनी देर तक सोती रही। लगता है साहब आ गई। पता नहीं कब से घंटी बज रही होगी। पार्वती जल्दी जल्दी बड़बड़ाती हुई उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो सामने विजय खड़ा था। बड़ी देर लगा दी, सो गई थी क्या? विजय ने मुस्कुराते हुए पूछा तो पार्वती थोड़ा हड़बड़ाई सी बोली, माफ कर देना साहब, आंख लग गई थी। पार्वती को इतना असहज देख विजय अंदर आता हुआ बोला, अरे इतना परेशान मत हो, ऐसे ही पूछा, अभी ही आया था बस, खाना लाया हूँ परोस लो। वो उधर है रसोई। विजय ने खाना पार्वती की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अपनी उंगली से रसोई की तरफ इशारा कर दिया। पार्वती खाना लेकर रसोई की तरफ बढ़ गई और विजय अपने कमरे की तरफ। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद पार्वती को लगभग सब सामान, बर्तन आदि मिल गए थे। 2 प्लेट में करीने से सामान लगा। वो बाहर कमरे में आई और खाना मेज पर सजा दिया। अब तक विजय भी आ चुका था। इतने अच्छे तरीके से लगी मेज को देख आश्चर्य से बोला, अरे वाह, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? बहुत बढ़िया सजाया है। विजय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पार्वती मन ही मन अंदर तक बहुत हर्षोत्साहित हो गई। यह सब हमको जीनत ने ही सिखाया था, पार्वती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पार्वती की बात सुनकर विजय मुस्कुराया और दोनों कुर्सियों को पीछे कर पार्वती को बैठने का इशारा किया। पहले तो पार्वती झिझकी, मगर फिर दोनों साथ खाने की मेज पर बैठ गए। खाना खाते खाते विजय अपनी बातों से लगातार उसे सहज करने की कोशिश कर रहा था। खाना खत्म होने के बाद विजय की मदद से पार्वती ने मेज का सारा सामान व्यवस्थित किया। विजय उसे बीच बीच में ये सब कुछ अच्छी तरह समझा भी रहा था और पार्वती भी बड़े अच्छे से सुन भी रही थी। विजय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। अगर तुमको नींद आ रही है तो जाओ, सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, काम निपटा आया हूँ सारा, कल निकलते हैं सुबह। विजय ने पार्वती से कहा और अपनी कुर्सी बालकनी में डालकर बैठ गया और अपनी एक सिगरेट जला ली। पार्वती भी शायद अभी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो भी वही रेलिंग के पास सटकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमको भी नींद नहीं आ रही है क्या? पार्वती को अभी भी वहीं खड़ा देख इंस्पेक्टर विजय ने पूछा और उसे भी एक कुर्सी खींच लाने को कहा, मगर पार्वती, नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं, कहकर वहीं खड़ी रही। काफी देर तक दोनों ऐसे ही शांत बैठे रहे। फिर पार्वती विजय से बोली, तुमने बताया नहीं हमको उसके बारे में। किसके बारे में? विजय ने अपनी सिगरेट का कश लेते हुए पूछा। वो तुम्हारी दोस्त, तुमने बोला था ना बाद में बताओगे उसके बारे में। पार्वती ने सवाल किया तो विजय अपनी कुर्सी से उठा और वहीं बालकनी पर ही खड़ा हो गया और पार्वती से बोला, बताया तो था कि मर गई, मगर कौन थी और कैसे मर गई ये नहीं बताया था। पार्वती ने विजय की तरफ देखते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर विजय जैसे एक बार फिर यादों के गलियारे में पहुंच चुका था। बहुत ही प्यारी सी, भोली सी, मन को मोहने वाली सूरत थी उसकी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराते होंठ थे, जो हंसती भी थी तो जैसे फूल झड़ते थे, मगर ना जाने कितनी दूर चली गई मुझसे। उस दिन कितनी प्यारी लग रही थी तुम पार्वती। काश पता होता कि वो हमारी आखिरी मुलाकात है। आज तक नहीं भूल पाया मैं तुमको। विजय भावुक होकर बोला। पार्वती? पार्वती ने आश्चर्य से पूछा तो विजय मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, उसका भी नाम पार्वती ही था, मेरी प्यारी पार्वती, मगर उसके घर वाले उसे प्यार से पारो कहकर बुलाते थे। उसका और तुम्हारा नाम इतना मिलता जुलता था कि लगा जैसे मेरी पार्वती वापस लौट आई हो। ना चाहते हुए भी मैं तुम में उसे तलाशने लगा, जबकि मैं जानता था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। शायद इसी कारण मैं तुम्हारे पास खींचा चला आता था।
विजय की बात सुनकर पार्वती धीरे से कपकपाते होठों से बोली, और आपका नाम क्या है साहब? विजय, विजय ठाकुर नाम है मेरा। विजय ने पार्वती को जवाब दिया। विजय का नाम सुनकर पार्वती के शरीर में मानो एक सिरहन सी दौड़ आई हो। विज्जी, वो मन ही मन बुदबुदाई और उसकी आंखों से एक आंसू उसके गालों पर अनायास ही लुढ़क गया, जिसे उसने जैसे तैसे करके विजय से छुपा ही लिया। उधर विजय ने अपना बोलना चालू रखा। रात की मध्यम रोशनी में उसकी नज़र पार्वती के आंसू और उसके चेहरों के भावों पर गई ही नहीं। हमारा नाम विजय जरूर था, मगर बचपन में उस नाम से हमें कोई नहीं बुलाता था। हमारे बचपन का नाम था विज्जू, और आपको पता है पार्वती तो हमको इस नाम से भी नहीं बुलाती थी। इतनी भोली और शैतान थी वो, और हमको पता है कि वो ऐसा जानबूझकर करती थी। विजय ने मन ही मन प्रफुल्लित हो खुशी के साथ मुस्कुराते हुए पार्वती को बताया। तो पार्वती अपने रूंधे गले को संभालते हुए धीरे से बुदबुदाई, फिर किस नाम से बुलाती थी वो तुमको? विज्जी, विज्जी कहती थी वो हमको। है ना अजीब? विजय ने मुस्कुराकर यह कहते हुए ठहाका लगाया, मगर पार्वती तो जैसे चुपचाप बिना किसी भाव के बस विजय को ही निहारे जा रही थी। उसे तो अपनी आंखों और कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका दिल भारी हो गया था और अपने आंसुओं को छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अभी आई साहब, यह कहकर वो उठी और तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई और अंदर घुसकर दरवाजा फटाक से बंद कर लिया और बिफर पड़ी। कुछ पल वो फूट फूट कर रोती रही। विज्जी, क्या तुम वाकई मेरे विज्जी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा अपनी किस्मत पर रोऊं या खुश होऊं। क्यों मिले तुम? मिले भी तो अब इस मोड़ पर, जब मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती थी। लो देखो, ये खड़ी तुम्हारी पार्वती। आप थाम लो उसे हमेशा के लिए। हम तो तुम्हारे लायक ही नहीं रहे साहब। पार्वती लगातार सुबक रही थी और काफी देर तक सुबकती रही, मगर फिर खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछे और मन ही मन बुदबुदाई, खुद को मजबूत बना पार्वती और हालातों से लड़। अभी तो ना जाने कितने कटीले रास्तों से गुजरना बाकी है। ऐसे हार मान जाएगी तो कैसे चलेगा? मगर मैं साहब को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मैं ही पार्वती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वो तो यही समझते हैं ना कि मैं मर चुकी हूँ, तो पार्वती को अब कभी जिंदा नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा मन ही मन दृढ़ संकल्प कर उसने पानी के कुछ छींटे अपने मुंह पर मारे और अपने पल्लू से अपना चेहरा पोंछ लिया। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम ठीक तो हो ना पार्वती? इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर खड़े विजय ने पार्वती को पुकार कर पूछा। दस्तक सुन कुछ पल के लिए पार्वती एकदम से हड़बड़ा गई, मगर फिर दरवाजा खोल बाहर आ गई। सामने विजय खड़ा था, जो लगातार उसे ही देख रहा था। यह देख पार्वती ने उससे अपनी नजरें चुरानी चाही, मगर उसकी लाल हुई आंखें देखकर विजय ने पूछा, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है पार्वती? रो रही थी क्या? नहीं साहब, मैं क्यों रोऊंगी? रोने वाले दिन तो अब गए। वो तो बस मैंने मुंह धोया ना, इसीलिए। पार्वती ने बात पलटते हुए जवाब दिया और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे विजय भी कुछ सोचता हुआ सा वहीं बालकनी में आ गया। माफ करना साहब, हम बीच में उठकर चली गई थी। आप कुछ बता रहे थे अपनी दोस्त के बारे में, बताइए ना। पार्वती ने बात को घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो विजय भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं बता रहा था, मैं बस एक प्यारा बचपन याद कर रहा था और कुछ नहीं। अब तो यादें भी धुंधली हो चुकी हैं। वो जिंदा होती तो वो भी मुझको शायद अब तक भूल चुकी होती, मगर मेरी किस्मत में शायद उसका साथ इतना ही लिखा था, तभी तो वो मुझे छोड़कर इतनी दूर चली गई। इतना कहते कहते विजय की आंखों में नमी आ गई। कैसे मर गई वो साहब? पार्वती ने जानने की उत्सुकता से पूछा, तो विजय एक बार फिर अपने अतीत के पन्नों को टटोलने लगा। उस दिन हम साथ ही खेल रहे थे जब उसकी बहन उसे बुलाने आई थी और वो चली गई, फिर कभी ना मिलने के लिए। मैं अगले दिन चौपाल पर उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। दिल बहुत परेशान सा था और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके घर के पास पहुंचा तो देखा सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। ना तो वहां पार्वती का घर था, ना कोई जिंदा इंसान। शायद रात के अंधेरे में लगी आग ने सोते हुए उसके पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया था। यह देख मैं तो जैसे टूट ही गया और चक्कर खाकर गिर पड़ा।
पार्वती को हमेशा के लिए खोने मात्र की कल्पना से ही मेरे प्राण हलक तक आ गए थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते कहते विजय की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने एक नज़र पार्वती को देखा और बोला, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, जाओ सो जाओ, फिर कल चलना है ना। यह सुनकर पार्वती वहाँ से उठी और अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक विजय और उसकी कही बातों के बारे में सोचती रही, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कल हम जहाँ जा रहे हैं वही मेरा भी गांव है। विजय और मेरा गांव एक ही तो है, क्या पता बाबा भी वहीं मिल जाए। उसने मन ही मन सोचा। मगर घर पर आग किसने लगाई, और अगर उन लोगों ने आग लगा भी दी थी तो मैं कैसे बच गई, और कौन थे वो लोग। पार्वती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसके मन में ये सब जानने की इच्छा अब प्रबल हो चुकी थी। उसके मन में अब बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे और एक अजीब सा अंतर्द्वंद भी चल रहा था। यही सब सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की भोर आज पार्वती के लिए एक नई ऊर्जा का संचार जैसी थी, जिसमें बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे नए स्वप्न थे। अपने बाबा को ढूंढने के सपने और विजय के साथ एक नए सफर के सपने। पार्वती उठी, फटाफट तैयार हुई, अपना सामान समेटा और कमरे से निकलते हुए बाहर बैठक में आकर बैठ गई और विजय का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में विजय भी तैयार होकर अपना कुछ जरूरी सामान लेकर अपने कमरे से बाहर निकला और पार्वती के पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, चलें? पार्वती उसे खोई हुई सी अपनी तरफ ही आता देख रही थी। आज उसकी आंखों में विजय के लिए सम्मान के साथ साथ अपनेपन और प्यार का एहसास भी था। वो कुछ पल विजय के ख्यालों में ऐसे ही खोई रही। जब उसकी तरफ से कोई उत्तर ना मिला तो विजय उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, पार्वती कहाँ खोई हो? विजय की आवाज़ से पार्वती जैसे नींद से जागी हो। जी कहीं नहीं। यह कहते हुए पार्वती हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसको ऐसे हड़बड़ाया देख विजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतना क्यों घबरा जाती हो तुम? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो इतना डरती हो। तो अब चलें? विजय ने कहा तो पार्वती अपनी लटें अपने कानों के पीछे सरकाते हुए बोली, जी साहब चलिए। यह सुनकर विजय के होठों पर एक बार फिर से मुस्कान दौड़ आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर निकल आया। फिर उसने घर बंद कर पार्वती को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी तेजी से अपने गांव की तरफ दौड़ा दी। पार्वती के लिए ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र होने वाला था। विजय के साथ आगे की सीट पर बैठी पार्वती ठंडी हवा और रास्ते के नज़ारों का पूरा आनंद ले रही थी। अपनी याद का पहला सफ़र, वो भी अपनी विज्जी के साथ। जीप खुली और रफ्तार में होने के कारण पार्वती के लंबे बाल हवा में तेज तेज लहरा रहे थे और आगे की कुछ लटें उसके खूबसूरत से चेहरे पर ऐसे आ जा रही थी जैसे चांद पर घटाएं। पार्वती बार बार अपनी लटाओं को अपने कान के पीछे दबाती, मगर तेज हवा के कारण वो फिर से निकलकर उसके गालों पर टकरा जाती। साथ चलते पेड़ पौधों को देखती निहारती पार्वती अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी, जिसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि कोई है उसके साथ, जिसकी निगाहें लगातार उसे शीशे से निहार रही हैं। जैसे जैसे विजय पार्वती के साथ समय बिता रहा था, उसका आकर्षण उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा था। पता नहीं क्यों जब भी तुझको देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई तो पुराना साथ है हमारा। इतनी अपनी सी क्यों लगती हो तुम पार्वती? विजय पार्वती को चुपके चुपके शीशे से देखता हुआ यही सोच रहा था। चुप सी बैठी पार्वती ने अचानक से निगाह पलटकर विजय की तरफ देखा तो विजय की निगाह खुद की तरफ देख पार्वती ने शर्माकर नजरें झुका ली और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। खुद की चोरी पकड़े जाने से विजय भी काफ़ी सकपका गया था, इसीलिए बात बदलते हुए बोला, वो मैं ये पूछ रहा था कि जब भी तुमको भूख लगे बता देना, किसी ढाबे पर रोक लूँगा। यह सुन पार्वती को हंसी आ गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी साहब। पार्वती को हंसता देख विजय भी मुस्कुराता हुआ बोला, ये तुम साहब साहब क्यों बोलती हो? हालांकि मुझे तुम्हारा साहब कहना बहुत अच्छा लगता है, मगर फिर भी अगर तुम चाहो तो मेरा नाम भी ले सकती हो, विजय या फिर विज्जी। विजय की बात सुन पार्वती एकदम से झेप सी गई और विजय की तरफ पलटकर ऐसे देखा जैसे उसने कोई डरावनी बात कह दी हो। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नाम लेने को बोला है बस,
तुमको बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। विजय ने हंसते हुए कहा तो पार्वती के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो धीरे से विजय से बोली, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ साहब? आपका हमारा क्या मेल? हम तो बहुत छोटे लोग। पार्वती की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विजय ने एकदम से गाड़ी रोक दी और लगभग डांटते हुए बोला, क्या हर वक्त छोटा बड़ा कहती रहती हो तुम? ये छोटा बड़ा क्या होता है? अगर आइंदा से ऐसा कहा तो फिर कभी बात नहीं करूँगा तुमसे, समझी? विजय की डांट भी इस वक्त पार्वती को अमृत लग रही थी। विजय की डांट सुनकर पार्वती ने अपने कान पकड़ लिए और मुस्कुराकर बोली, माफ कर दो साहब, फिर नहीं कहेंगे, मगर नाम भी नहीं लेंगे। बहुत जिद्दी हो तुम। पार्वती की बात सुनकर विजय हंसते हुए बोला तो उत्तर में पार्वती बस बड़ा सा मुस्कुरा दी और उसने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। विजय को गाड़ी चलाते हुए काफी टाइम बीत गया था। सुबह के 10 बजे थे और भूख उसके पेट को दस्तक देने लगी थी, तो विजय ने पास ही ढाबा देखकर गाड़ी रोक दी। आओ कुछ खा लो, विजय ने पार्वती से कहा और जीप से नीचे उतर गया। पार्वती भी पीछे पीछे उतर गई। जल्दी से खाने का ऑर्डर दिया और फिर खाना खाकर दोनों थोड़ी देर के लिए नहर के करीब जाकर बैठ गए। अच्छी हवा चल रही थी, साथ ही बहते पानी का शोर दिल को बहुत लुभावना लग रहा था। पार्वती उठी और पानी से अपने चेहरे पर छपकियां मारने लगी। फिर अपने पल्लू से अपना चेहरा पोंछ लिया। तब भी उसके चेहरे पर जहां तहां बची पानी की कुछ बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी और विजय के दिल को अंदर तक घायल कर रही थी। पार्वती वापस आकर विजय के पास ही बैठ गई। विजय ने अपनी नज़र तिरछी कर एक बार पार्वती पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। विजय की बात सुनकर पार्वती मन ही मन मुस्कुरा उठी, मगर कुछ बोली नहीं। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी हुई थी, जो विजय की नज़रों से ना छुप सकी। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या तुमको पता है, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल दिल को छूने वाली। जब भी तुमको मुस्कुराते देखता हूँ, पार्वती की याद दिल को छू जाती है। विजय ने पार्वती को प्यार से देखते हुए कहा तो पार्वती धीरे से बोली, जानते हैं साहब, मगर हम आपकी पार्वती नहीं है ना। यह सुनकर विजय कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गया और गंभीर भाव से बोला, और अगर मैं ये कहूँ मैं तुमको अपने दिल में पार्वती की जगह देना चाहता हूँ तो? पार्वती के लिए विजय द्वारा कही ये बात किसी शौक से कम नहीं थी। कहाँ तो वो खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी और कहाँ अब विजय ने खुद उसके आगे अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया था। पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसीलिए अपनी नजरें झुकाए वो काफ़ी देर यूं ही बिल्कुल शांत बैठी रही। विजय अभी भी लगातार उसे ही देख रहा था और शायद उसके कुछ बोलने का इंतज़ार भी कर रहा था। उसे इतना शांत देख विजय ने कहा, तुम अपने दिल की बात कहने के लिए आज़ाद हो पार्वती। अगर मैं तुमको पसंद नहीं तो तुम मना भी कर सकती हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। विजय की बात सुनकर पार्वती मन ही मन बहुत दुखी हुई और बोली, आपको कौन पसंद नहीं करेगा साहब। आपकी ज़िंदगी में जो भी लड़की होगी वो बहुत भाग्यवान होगी, मगर हम वो लड़की नहीं हैं। हम आपकी पार्वती नहीं हैं। वो बहुत अच्छी और पवित्र थी, मगर हम आपके लायक नहीं रहे। हम जैसी औरतों को समाज अच्छा नहीं मानता। फिर इस कलंक को चंदन का टीका क्यों बनाना चाहती हो साहब? यह तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, आपके अपने घर वाले भी नहीं। हम आपको यह गलती नहीं करने दे सकते, इसीलिए खामोश बैठे हैं। पार्वती ने इतनी बड़ी बात विजय को बोल तो दी, मगर फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कसक सी उठ रही थी, शायद विजय को खोने की। विजय ने पार्वती की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर जीप की तरफ बढ़ गया। विजय उसकी ना से दुखी है ये तो पार्वती अच्छे से समझ चुकी थी, मगर फिलहाल उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और उठकर विजय के पीछे पीछे चली गई। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर रुके थे। उन्होंने वहाँ अच्छे से खाया पिया था और फिर आगे का सफ़र शुरू कर दिया था। विजय बिल्कुल शांत था और अब कहीं भी रुकना नहीं चाहता था और जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना चाहता था। विजय का गांव वैसे ज़्यादा दूर नहीं था। मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते ही कुछ छोटे बड़े गांव पड़ते थे। उन्हीं में से एक गांव था कदवाया। लगभग 5-6 घंटे चलने के बाद अब उनकी जीप गांव की कच्ची पक्की सड़कों पर दौड़ रही थी।
अपने गांव तक आते आते विजय का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। लो पहुंच गए हम, ये है हमारा गांव। विजय ने एक मुस्कुराहट के साथ पार्वती को रास्ते में पड़ते खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो पार्वती मन ही मन बोली, मेरा भी गांव साहब। कुछ कहा तुमने? विजय ने पार्वती की तरफ देखते हुए पूछा। तो पार्वती ने घबराकर तुरंत ना में गर्दन हिला दी। कुछ देर दोनों यूं ही शांत बैठे रहे। फिर पार्वती ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपके घर? तो विजय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं घर नहीं, वरना बाबा से क्या कहूँगा। मेरे काका के घर जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन से मेरी देखभाल की है। वो समझते हैं मुझे, वो पिता समान ही हैं। उनके पास तुम सुरक्षित भी रहोगी, और वैसे भी कुछ घंटों की ही तो बात है। यह सुनकर पार्वती ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद गाड़ी एक साधारण से घर के आगे रुकी। गाड़ी की आवाज सुनकर एक बूढ़े से व्यक्ति खांसते हुए बाहर निकल आए। विजय ने उतरकर उनके पैर छुए तो पार्वती समझ गई कि ये विजय के काका हैं। उसने भी उतरकर काका के पैर छुए तो काका बोले, ये कौन है विज्जू? काका की बात सुनकर विजय बोला, दोस्त है काका, उसे उसके घर छोड़ना है। जितनी देर मैं यहाँ हूँ, अगर ये आपके पास रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं? विजय की बात सुनकर काका ने विजय को पार्वती को अपने साथ रखने का आश्वासन दिया। काका के हामी भरने के बाद विजय पार्वती की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ देखकर गंभीरता से बोला, मुझे तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि उनका नाम, क्या करते थे, कहाँ रहते थे आदि। अगर तुमको कुछ भी याद हो तो। बाकी वो अनाथाश्रम जहाँ तुम 1 साल रही थी उसके बारे में भी पता लगवाता हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बाबा के बारे में जरूर जानते होंगे। विजय की बात पूरी होने पर पार्वती ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और कुछ याद करते हुए बोली, हाँ कुछ चीज़ें याद हैं मुझे अभी भी। जैसे मेरे बाबा का नाम राजेश था, वो एक पत्रकार थे, बस इतना ही याद है साहब। पार्वती के मुंह से ये बात सुनकर विजय थोड़ा आश्चर्य से थोड़ी देर तक उसे यूं ही देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। क्या इतनी नाराज है मुझसे कि बात भी नहीं की? ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई? पार्वती मुंह बनाए हुए बुदबुदाई और फिर विजय के जाने के बाद काका के साथ घर के अंदर आ गई। कहाँ रहती हो बेटी? काका ने पूछा तो पार्वती चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे या फिर सारा सच बता दे, मगर कैसे? फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो बोली, जी महिला संरक्षण केंद्र। हाँ, महिला संरक्षण केंद्र में ही तो रहते हैं हम। यह सुनकर काका ने कुछ देर सोचा, फिर गर्दन हिलाते हुए बिस्तर पर बैठ गए। उधर विजय वहां से पहले सीधा पुलिस थाने पहुंच गया और वहां के एक अधिकारी को पार्वती के पिता के बारे में कोई भी छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करने के काम पर लगा दिया और खुद अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया, जो अब तक उसकी ही राह ताक रही थी, और जाते ही उनके गले में पीछे से अपनी बाहों का हार डालकर बोला, लो मैं आ गया माँ। हाँ, अब फुर्सत मिली तुझे अपनी माँ से मिलने की? जब शादी हो जाएगी तब देखूंगी तो कितनी देर से आता है। विजय की माँ ने उससे नाराजगी दिखाते हुए कहा तो विजय हंसते हुए बोला, अरे माँ नेकी और पूछ पूछ, बोलो कब करा रही हो मेरी शादी? विजय की बात सुनकर उसकी माँ उसके सर पर एक टिक्की मारते हुए बोली, ये देखो बेशर्मी की हद, नालायक कहीं का, मुझे तो तेरे रंग ढंग सही नहीं लग रहे, कुछ तो पकने की खुशबू आ रही है, जल्दी बता कौन है वो लड़की? विजय अपनी माँ की बात सुनकर हंसता हुआ बोला, जल्दी ही बताऊंगा माँ, मगर अभी तो मुझे जाना है। जाना है? मगर कहाँ? अभी तो आया है और जाने की बात भी करने लगा। माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए विजय से कहा तो विजय मुस्कुराता हुआ माँ को गले लगाता हुआ प्यार से बोला, अभी जाता हूँ माँ, कुछ काम है बहुत जरूरी, वो निपटा कर फिर आता हूँ तेरे हाथ के पराठे खाने, बाबा से भी मिल लूँ। यह बोल विजय अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने घर कुछ 2-3 घंटे ही रुका होगा। अपने माता पिता से मिला और फिर उनको कुछ दिन बाद आने का बोलकर घर से निकल गया और वापस पार्वती के पास पहुंच गया। पार्वती बाबा के साथ मुर्गियों को दाना दे रही थी। ये देख विजय को हंसी आ गई, मतलब ये भी आता है। वो कुछ देर यूं ही खड़ा पार्वती को देखता रहा और पार्वती के पास जाकर खड़ा हो गया और खुद भी मुर्गियों को दाना देने लगा। चलो, चलना नहीं है क्या?
विजय ने ताना डालते डालते पार्वती को देखते हुए कहा, जो मुंह से आवाज निकालकर मुर्गियों को पास बुला रही थी। हाँ चलिए, मगर कहाँ? पार्वती ने पूछा। तुम्हारे बाबा को ढूंढने, और कहाँ? वैसे किसी को लगा दिए हैं हम काम पर, जानकारी निकालने वास्ते। चलो इतने तुमको अपने बाग घुमा कर लाता हूँ, विजय ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। विजय के पिता जमींदार आदमी थे, इसीलिए उनके कई सारे बाग भी थे जहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। विजय पार्वती को लेकर अपने एक बाग में पहुँच गया। बाग में कुछ इमली के पेड़ भी थे, वही इमली जो वो अपने नन्हे हाथों से तोड़कर पारों के लिए ले जाया करता था। यह याद आते ही विजय ने कुछ इमली तोड़ पार्वती के आगे कर दी। पार्वती को इमली बचपन से ही बहुत पसंद थी। विजय के हाथ में इमली देख पार्वती को अपना बचपन याद आ गया और उसने विजय से इमली झपटी, मगर विजय ने भी आदत अनुसार अपने हाथ ऊपर उठा लिए। पार्वती विजय से इमली छीनने के लिए लपकी और साथ साथ गुस्सा दिखाते हुए बोली, दे दो ना हमें इमली बहुत पसंद है। पार्वती का गुस्सा और उसके इमली को छीनने की हरकत देख विजय को एक बार फिर पार्वती की याद आ गई और वो बहुत भावुक हो गया। पार्वती द्वारा शादी के लिए उपेक्षित किए जाने के कारण उसका मूड पहले से ही उखड़ा हुआ था और अब एक बार फिर पार्वती की याद ने उसके दिल को दुखी बना दिया था। इसीलिए भावुक हो उसने अचानक से पार्वती का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, सच सच बताओ, आखिर कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार मेरे अतीत की झलक दिखाकर चली जाती हो? बोलो। अचानक से विजय द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर पार्वती एकदम से घबरा गई। कौन सा अतीत, कौन सी झलक साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हाथ तो छोड़िए, मेरा दर्द हो रहा है। पार्वती ने अनजान बनते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तो पार्वती की बात सुन विजय ने पार्वती का हाथ तुरंत छोड़ दिया, मगर उसका मस्तिष्क बहुत ज्यादा परेशान था। वो कुछ देर चुपचाप सा वहीं खड़ा रहा और फिर पार्वती को साथ ले उल्टे पैर बाग से वापस लौट गया और जीप पुलिस थाने की तरफ भगा दी। जितनी देर वो लोग जीप में रहे, विजय बिल्कुल शांत ही रहा। पार्वती ये सब देख समझ रही थी, मगर उसके पास भी उसे खुद से दूर करने के लिए ऐसा बर्ताव करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानती थी कि उसकी जरा सी चूक विजय की भावनाओं को हवा देने के लिए काफ़ी होगी, और जिस दिन विजय को ये पता चल गया कि वही उसकी पार्वती है, तो फिर वो ना तो उसको रोक पाएगी और ना खुद की भावनाओं को। कुछ ही देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। विजय उतरा और सीधा थाने के अंदर पहुंच गया। पार्वती जीप में ही बैठी थी। विजय तेज कदमों से सीधा अंदर गया और उसी अधिकारी से पूछा, मिली कुछ जानकारी? उस अधिकारी ने एक फाइल उठाई और विजय के आगे कर दी। विजय ने वो फाइल खोलकर देखी। उसमें एक अनाथ आश्रम के बारे में जिक्र था, जिसका जिक्र पार्वती ने किया था। वो फाइल ले विजय उल्टे पैर थाने से बाहर निकल गया। फाइल को जीप में डाला और जीप दौड़ा दी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? पार्वती ने पूछा, मगर विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जीप भगाए जा रहा था। उसका मन अभी भी उखड़ा हुआ सा ही लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद जीप एक दूसरे थाने पर जाकर रुकी। कुछ ही देर बाद एक बंदा बाहर आया और एक पेपर विजय को पकड़ाकर चला गया, जिस पर कुछ पता लिखा हुआ था। विजय ने जीप दोबारा मोड़ दी और दिए पते पर पहुंच गया। यह वही अनाथ आश्रम था जहां पार्वती 1 साल के करीब रही थी। दोनों अनाथ आश्रम के अंदर पहुंचे। वहां के प्रबंधक जी राजेश के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने राजेश के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जब राजेश अपनी बेटी के साथ यहाँ से गया था, तभी उसके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया था और वो उसे अधमरी हालत में छोड़ उससे उसकी बेटी को छीन कर ले गए थे। फिर कुछ देर बाद किसी ने हमें उनकी जानकारी दी तो हम उनको यहाँ उठा लाए और उनका इलाज भी करवाया, मगर उन लोगों की बुरी तरह से की हुई मार और ऊपर से अपने परिवार और बेटी को खोने के सदमे ने उनको काफ़ी हद तक अपाहिज कर दिया था। ऊपर से उनका एक पैर जाता रहा। आज भी वो एक लाचारी की जिंदगी जी रही हैं, मगर कहाँ किसी को नहीं पता था। अधिकारी से मिली जानकारी के बाद पार्वती बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो भी था जैसा भी था, मगर उसे कम से कम ये तो पता लग ही गया था कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। विजय ने वहाँ के प्रबंधक जी की मदद से पार्वती के पिता का एक स्केच बनवाया। उस स्केच को देखकर विजय को वो तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी।
मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उनको कहाँ देखा है। मगर ये तो पक्का था कि वो हो ना हो इसी इलाके में कहीं थे, मगर कहाँ, ये तो बस भगवान ही जानता था। फिलहाल वहाँ के खबरियों को उसने पार्वती के पिता को ढूंढने के काम पर लगा दिया था और प्रबंधक जी से बोलकर पार्वती के रुकने का इंतजाम भी उसी अनाथ आश्रम में कुछ समय के लिए कर दिया। इस बात को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आखिरकार विजय और पार्वती को पार्वती के पिता के बारे में इतना तो पता चल गया कि वो जिंदा हैं, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चल पाया। क्या वो दोनों उनको ढूंढ पाएंगे? पार्वती के पिता से मिलकर विजय ये तो समझ जाएगा कि ये उसी पार्वती के पिता हैं जिसको वो बचपन में प्यार करता था। पर पार्वती की सच्चाई को जानते हुए क्या विजय पार्वती को अपना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आखिरी और भाग नंबर 12 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।